हेलो एवरीवन। अब हम लोग देखेंगे जितने भी एमसीक्यू यूपी पीसीएससी की बुक एग्जाम में आए हैं या यूजीसी नेट की एग्जाम में आए हैं या पीजीटी की एग्जाम में आए हैं, जितने भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बोलूंगा कि अकाउंट्स के लिए ये कर लिया तो ये समझो 80% का आपका कोर्स कवर अप हो गया, क्योंकि सारे एमसीक्यू हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट लिए जाते हैं, जो कि की पॉइंट होते हैं, जो कि चैप्टर के की पॉइंट होते हैं। तो मैं देख रहा हूँ इसमें सारी एग्जाम से रिलेटेड, जो कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम होती है उसमें सारा कवरअप है। तो हम लोग इन सबको देखेंगे, इससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और आपके पास में अभी इतना ही टाइम है कि आप पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से आप इन सब एमसीक्यू को कर लोगे और आपका आईक्यू लेवल अच्छा रहेगा, तो आप डेफिनेटली 100% आपका जीआरएफ क्लियर हो जाएगा, ये मेरा एश्योरेंस है। तो हम लोग वन बाय वन एमसीक्यू देखते हैं, हम लोग इनको समझ के भी लेंगे कि कैसे क्या है। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें असर्शन और रीजन का है, जो कि हमारे नेट के एग्जाम में आता है, काफी टाइम में आता है। असर्शन क्या बोलता है कि एवरी शेयर होल्डर हैज ए राइट टू रिसीव ए शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपनी हुज शेयर ही हैज परचेज। अभी असर्शन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक अंशधारी को ना ये अधिकार होता है कि जिस कंपनी के उसने अंश खरीदे हैं उससे एक अंश प्रमाण पत्र प्राप्त करे, तो ये राइट्स है उनका, तो असर्शन अपना राइट है। सेकंड हम लोग देखते हैं कि रीजन क्या बोलता है, शेयर सर्टिफिकेट इज ए कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पर्सन टू द शेयर विच आर रिटन इन द नेम इन द सर्टिफिकेट, कि अंश प्रमाण पत्र उन अंशों के लिए जो कि अंश प्रमाण पत्र में अंशधारी के नाम से दर्ज है, अंशधारी के स्वत्व को निश्चयात्मक प्रमाण करते हैं। तो ये रीजन भी करेक्ट है और ये असर्शन का रीजन सही तरीके से अपना विवरण दे रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो अपना इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, एमसीक्यू 710 में हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि ए और बी दोनों ही करेक्ट है और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को। तो देखो हम लोगों ने देखा, आंसर में देख के रखा है कि आपका असर्शन एंड आपका रीजन दोनों सही है, और असर्शन का सही तरीके से व्याख्या कर रहा है कौन, रीजन। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा 711। हम लोग ट्राई करेंगे कि 100 एमसीक्यू वन टाइम में देखें। अभी ये क्या है, निम्नलिखित में से किस खाते में बोनस अंश निर्गमित किए जाते हैं। देखो बोनस अंश निर्गमित कौन कौन से में से किए जाते हैं, हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसमें से हम लोग बोनस इश्यू कर सकते हैं, शेयर प्रीमियम में से हम लोग कर सकते हैं, और जनरल रिजर्व में, मतलब जितने भी वो रहता है, रिसोर्स रहता है अपना रिजर्व सरप्लस, उससे हम लोग क्या करते हैं, मुक्त जो रिजर्व सरप्लस रहता है उनमें से हम लोग बोनस इश्यू कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा करेक्ट होगा, उसमें डी आंसर करेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बोनस अंश मौजूदा अंशधारियों को कंपनी की तरफ से मुफ्त में निर्गमित किया जाता है, उसका कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता है, उस बोनस अंश फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। किसको, जो एग्जिस्टिंग में शेयर होल्डर है उनको दिया जाता है। और किस किस में से हम लोग इश्यू कर सकते हैं, मतलब कंपनी किस किस में से इश्यू कर सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस से, अंश प्रीमियम अकाउंट से, और जो जनरल रिजर्व रहता है उससे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 712 रहता है। 712 क्या बोलता है, 712 हमारा रहेगा, इधर आ गया लगता है, 712 बोलता है कि बोनस अंशों का अर्थ उन अंशों से है जिन्हें निर्गमित किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि बोनस अंशों का मीनिंग क्या है, और ये बोल रहा है कि जिन्हें निर्गमित किया जाता है, तो कौन से में से। अभी इन्होंने पूछा कि लाभ में अंश के बदले में से, मतलब जो डिविडेंड देना होता है उसके बदले में यदि कर्मचारियों को दिया जाए उसको बोनस बोला जाता है, या एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। तो हमें जस्ट हम लोगों ने 711 में देखा था कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रहते हैं उनको ही बोनस शेयर इश्यू किया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, बी आंसर हमारा करेक्ट होगा कि एग्जिस्टिंग जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको बोनस शेयर इश्यू किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ये हम लोगों ने 711 में देख लिया था, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर है
कि अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम का निर्धारण कौन करता है? कौन करता है भाई? कंपनी लॉ बोर्ड करता है या गवर्नमेंट करता है या इश्यूइंग कंपनी? देखो, जो शेयर इश्यू करेगी वही तो उसका डिसाइड करेगी ना कि प्रीमियम पे इश्यू करना है या डिस्काउंट पे इश्यू करना है। जो कंपनी शेयर इश्यू करेगी वही कंपनी डिसाइड करेगी कि डिस्काउंट पे हमें शेयर को इश्यू करना है या प्रीमियम पे करना है। तो कौन सा हो गया इसमें? सी आंसर करेक्ट हो गया कि जो कंपनी शेयर इश्यू करती है वो ही डिसाइड करती है कि हमें डिस्काउंट पे करना है या प्रीमियम पे करना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 714 है। इसमें दिया हुआ है कि अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को किधर दिखाया जाता है? देखो, शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम जब शेयर इश्यू किया जाता है तब यदि प्रीमियम पे इश्यू किया जाता है तो प्रीमियम मिलता है कंपनी को, तो वो कौन सी साइड में उसको शो करेगा? शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम से जो भी पैसा मिलता है वो सारा रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। और रिजर्व एंड सरप्लस किधर दिखाया जाता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो ये कौन सी साइड में आ गया? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखाया जाएगा, क्योंकि शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम किसमें दिखाया जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में, संचय में, कंपनी के संचय में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, 715 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित है? मतलब किसको स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित किया जाता है? शेयर वारंट को किया जाता है या शेयर सर्टिफिकेट को किया जाता है या डिबेंचर को किया जाता है या टर्म डिपॉजिट को किया जाता है? तो देखो, जब भी हम लोग शेयर इश्यू कर किसी को ट्रांसफर करते हैं तो उसके बदले में शेयर वारंट भी इश्यू किया जाता है कंपनी के द्वारा। तो कौन सा फ्रीली किया जाता है? शेयर वारंट किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 716 है कि प्री एम्पिटिव राइट्स, मतलब प्रथमाधिकार किसका है? मतलब जब यदि कोई कंपनी राइट शेयर इश्यू करती है तो सबसे पहले उस पर किसका अधिकार होता है? जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं ना, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग, जो कि पहले से शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर है, उनका ही फर्स्ट राइट रहता है। किस पे? यदि कंपनी अधिकार अंश निर्गमित करती है, मींस राइट शेयर इश्यू करती है। तो कंपनी राइट शेयर इश्यू किसको करती है? जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं। तो फर्स्ट राइट किसका हो गया? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का। तो इसमें देखो यहाँ पे आ गया अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। इसमें प्रथमाधिकार समता अधिकारों व नवनिर्मित निर्गमित अंशों का पाने का अधिकार रहता है, कि जो भी न्यू इश्यू रहता है वो किसका अधिकार रहता है? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रहते हैं। फिर 717 है, ये बीच में आ गया, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। चलो इसको भी देख लेते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि एबेस है, 3 पार्टनर है एक फर्म में, जिनका लाभ हानि अनुपात कितना है? 4:3 है। देय को साझेदार बनाने के बाद उनके त्याग का अनुपात, अभी देखो इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है कि इनका सैक्रिफाइस रेशियो कितना है, इनका सैक्रिफाइस रेशियो कितना है। जब स्पेसिफिक नहीं दिया होता है तो क्या हो जाता है कि हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो कैसे डिक्लेयर करते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो वो आ जाता है हमारा सैक्रिफाइस रेशियो। और इस जब भी क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो का कोई निश्चित अनुपात नहीं दिया हो तो हम लोगों को जो ओल्ड रेशियो रहता है वही क्या बन जाता है हमारा? वही हमारा क्या बन जाता है? त्याग का अनुपात बन जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो यही आएगा सेम। ठीक है, तो मैं तो शॉर्टकट बता रहा हूं क्योंकि अपना एमसीक्यू का पेपर रहता है, हमें पूरा सोल्व करना नहीं रहता है। तो इसमें जितना शॉर्टकट आपको, लेकिन करेक्ट होना चाहिए, आपको जितना शॉर्टकट आता है उतना यूज करना चाहिए, क्योंकि टाइम भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है एग्जाम का। हमारे पास में टाइम बहुत कम रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमें पूरा डिसीजन लेना पड़ता है कौन से क्वेश्चन को हम लोग करें, कौन से को नहीं करें। तो जो भी टाइम कंज्यूमिंग पार्ट रहता है उसको एक बार हम लोग स्किप करते हैं, और जो कि टाइम कम लेता है उसी क्वेश्चन को हम लोग करते जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है? 718। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कंपनी है, एक कंपनी 100 रुपए वाले 1007% ऋण पत्रों का निर्गमन करना चाहती है। मींस 100 रुपए वाले 1000 डिबेंचर इश्यू करती है, जो कि उसका रेट क्या है? 7%, जो 10 वर्ष बाद में रिडेम्बल है, मतलब उसको वापस हम लोग रिडीम कर सकती है कंपनी। इसके लिए कंपनी को निम्नलिखित व्यय करने पड़ते हैं। अभी आप लोग देखो इसने क्या पूछा है कि इसमें क्या पूछा है आगे क्वेश्चन में, हम लोग देख लेते हैं।
इसने बता तो दिया भाई ये खर्चा करेगी कंपनी, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, तो पूंजी की वार्षिक लागत क्या होगी। अभी वार्षिक लागत देखने के लिए मींस इफेक्टिव रेट देखने के लिए देखो, एक तो इसका 7% तो वो लगने वाला है, इंटरेस्ट एवरी ईयर 7% लगने वाला है क्योंकि इसने 7% दे दिया है, ठीक है। सेकंड इसका क्या लगने वाला है 1.5, और ब्रोकरेज कितनी लगने वाली है 0.5। तो इफेक्टिव रेट हम लोग इसका देखेंगे, तो इफेक्टिव रेट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ है तो नंबर ऑफ ईयर से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि पूरे एक साल के अंदर हमें कितना कॉस्ट आ रहा है, 7,000 रुपीज का कॉस्ट आ रहा है इंटरेस्ट का, 150 रुपीज आ रहा है किसका, आपका ब्रोकरेज है या क्या है, सॉरी मैं एक बार वापस देख लेता हूँ क्वेश्चन में। हमारे पास में 1.5 अंडरराइटर कमीशन है, अंडरराइटर कमीशन कितना है 1.5, और 0.5 आपका क्या हो गया ब्रोकरेज। तो ऐसे करके प्लस 100 रुपीज हमारा क्या हो गया इसमें, जो कि हमारे ये दिया हुआ है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस टाइप का है, वो भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। 1,000 रुपए प्रिंटिंग एंड मिसलेनियस एक्सपेंस। तो टोटल हमारा एक्सपेंस होता है इसके ऊपर, टोटल हमारा कितना होता है 7,300। 7,300 हमें कितने रुपए पे आ रहा है, 1,00,000 रुपए, क्योंकि 100 रुपए का एक शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है, और कितना शेयर है 1,000 शेयर, 1,000 इनके लिए कॉस्ट हमारा कितना पैसा पे करना पड़ा हमें 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए पे हमें कॉस्ट कितना आएगा, देखो 7,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपए पे हम लोग 7% निकालेंगे, 1,00,000 रुपए पे 7% निकालेंगे तो हमारा क्या होगा 7,000 रुपए तो आ जाएगा क्या इंटरेस्ट, और हमारा 1.5% पर शेयर, तो हमारा 1,000 शेयर पे कितना हो गया 150, ठीक है। और हमारा 50 रुपीज हो गया किसका ब्रोकरेज का, और 100 रुपीज हमारा हो गया किसका 1,000 रुपीज, सॉरी 100 रुपीज हमारा किसका हो गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। तो ऐसे करके टोटल हमारा 7,300 टोटल कॉस्ट लगता है, और कितने पे लग रहा है 1,00,000 रुपए पे। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, और इधर 7,300 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 1,00,000 रुपीज, परसेंटेज निकालना है ना आपको, तो ये कितना कॉस्ट आने वाला है 7.3 कॉस्ट आने वाला है कैपिटल पे। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 719 मींस हमारे जो आज का वीडियो उसका 9 नंबर का क्वेश्चन। अंशों के हस्तांतरण का पंजीयन होता है, कहां पे होता है, देखो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहां पे होता है कंपनी रजिस्ट्रार के पास में, लेकिन जब शेयर ट्रांसफर होते हैं उसका रजिस्ट्रेशन कहां पे होता है कंपनी के पास में। तो कहां पे होएगा कंपनी के पास में। देखो जब किसी कंपनी का अंशधारक अपने अंशों का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को करता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी द्वारा रखे गए सदस्य रजिस्टर में नए धारक को तो पंजीकृत कर लिया जाता है और पुराने अंशधारक का नाम हटा दिया जाता है। तो हमारे पास में क्वेश्चन आया कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन किधर करना पड़ता है, तो वो तो करना पड़ता है कंपनी रजिस्ट्रार के पास में। लेकिन यदि किसी का शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को यदि शेयर ट्रांसफर करेगा तो कंपनी रजिस्टर में क्या करेगी, कौन चेंज करेगी, कंपनी अपने रजिस्टर में चेंज करने वाली है। जो पुराना वाला उसका शेयर होल्डर है तो उसका नाम हटा देगी, नए वाले का जिसके नाम पे ट्रांसफर हुआ है उसका नाम ऐड कर देगी। अब इसमें पूछा है कि एक प्राइवेट कंपनी है उसका एक निजी कंपनी नहीं करती है, क्या नहीं करती है भाई, वो पब्लिक में शेयर इश्यू नहीं करती है। तो देखो क्या है, अंश क्रय का सार्वजनिक निमंत्रण नहीं देती है। ऑप्शन हमारे पास में 4 थे कि वो अंश हस्तांतरण का अधिकार प्रतिबंधित करती है या सदस्यों की संख्या सीमित करती है, या फिर अंकेक्षक की नियुक्ति करती है, या फिर अंश क्रय का सार्वजनिक आमंत्रण नहीं करती है। तो सही बात है, जो प्राइवेट कंपनी रहेगी उसमें शेयर पब्लिकली नहीं सेल होंगे, मींस इश्यू नहीं होंगे। तो इसका मतलब
वो इनविटेशन भी नहीं भेजेगी पब्लिक को। फिर 721 नंबर का क्वेश्चन है कि शेयर वारंट धारक को निर्गमित किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? फुल्ली पेड अप शेयर या पब्लिक कंपनी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि शेयर वारंट को यदि फुल्ली पेड अप शेयर हो तभी शेयर वारंट का निर्गमित किया जाता है, और जो कि पब्लिक कंपनी में किया जाता है, प्राइवेट कंपनी में नहीं किया जाता। जैसे ऑप्शन नंबर ए में था फुल्ली पेड अप तो था, लेकिन इसने लिखा था प्राइवेट कंपनी। देखो जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक के अंदर मतलब जनता के अंदर शेयर इश्यू ही नहीं करती है, तो वो शेयर वारंट कैसे वो निर्गमित करेगी? ठीक है, तो पब्लिक कंपनी कर सकती है, और कौन से शेयर पे? जो कि फुल्ली पेड अप शेयर होते हैं उन पे ही कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 722 इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंशों का लाभांश बकाया रह सकता है? हम लोगों ने देखा है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर रहता है, उसका डिविडेंड बकाया रह सकता है। नॉन क्यूमुलेटिव का तो हमें पे करना पड़ता है, और जो ऑर्डिनरी शेयर है उसका भी एक्यूमुलेटेड नहीं कर सकते, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का भी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन कौन सा बचा? क्यूमुलेटिव, क्योंकि इसके तो नाम में क्यूमुलेटिव है, मींस इकट्ठे करता जाना है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करते जाना है। तो किस लाभांश का, कौन से शेयर पे लाभांश बकाया रह सकता है? क्यूमुलेटिव शेयर पे रह सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 723 है एक अंश सीमित कंपनी की दशा में एक सदस्य का दायित्व कितना रहता है उसके अनपेड अमाउंट तक। देखो कौन सी कंपनी है ये? ए कंपनी लिमिटेड बाई शेयर। यदि कोई कंपनी है जो कि शेयर से लिमिटेड है, तो उसका जो शेयर होल्डर रहता है उसका लायबिलिटी कितना रहता है? मतलब यदि कंपनी समापन में चली गई तो शेयर होल्डर को कितना पैसा पे करना पड़ेगा? जितना उसने पे नहीं किया है, जितना उसका अनपेड अमाउंट है। तो अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम, मतलब शेयर होल्डर ने जितना शेयर होल्ड करके रखा है उस पे जितना भी अमाउंट अनपेड रहा है उसको वो पे करने के लिए लायबल है। वो मना नहीं कर सकता कि भैया मैं पे नहीं करूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक सीमित कंपनी के अंशधारी से समापन के समय में दायित्व के शोधन हेतु मात्र वही राशि वसूल की जा सकती है जो उसके अंशों पर अदत्त है। मतलब जो उसने शेयर परचेज करके रखा था, किसी शेयर होल्डर ने कंपनी का शेयर लेके रखा था, और वो कंपनी यदि लिक्विडेशन में जाती है, समापन में जाती है, और उस कंपनी को अपने लायबिलिटी पे करना रहता है, तो वो शेयर होल्डर से कितना अमाउंट ले सकती है? केवल उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट तक। जितने शेयर पे उसने अमाउंट पे नहीं किया, जो कॉल तो किया जा चुका है, कंपनी ने कॉल कर लिया है लेकिन उसने पेड नहीं किया, उतना ही। जैसे कि इसने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे 100 रुपए कोई अंश था और उसमें से 80 रुपए का याचना का भुगतान कर दिया उसने, 20 रुपए का नहीं किया था, तो वो कंपनी कब मांग सकती है? उसको समापन के टाइम पे मांग सकती है। कभी मांग सकती है? लिक्विडेशन के टाइम पे मांग सकती है। क्वेश्चन नंबर 24 एबीसी लिमिटेड है, उसने फॉरफिटेड किया। देखो यहाँ पे, चलो आप हिंदी मीडियम, एबीसी लिमिटेड ने 20 अंश, प्रत्येक का कितना अमाउंट है? 10 रुपए का, जिन पर 6 रुपए अंश चुकता है। मतलब पेडअप कितना है? 6 रुपए है, केवल 10 रुपए का शेयर था, पेडअप कितना है? 6 रुपए का अपहरण कर लिया, फॉरफिटेड कर लिया। यदि इसमें से 8 अंश हरी को 5.5 रुपए प्रति अंश चुकता करने पर पूर्ण प्रदत्त के रूप में पुनर्निगमित कर दिया गया है, तो अंश अपहरण खाते के क्रेडिट में राशि कितनी होगी? देखो हम लोग कैसे करते हैं कि शेयर फॉरफिटेड में अमाउंट कौन सा जाता है? जितना कि हम लोगों ने शेयर फॉरफिटेड किया, उस शेयर फॉरफिटेड से हमें कितना पैसा मिल गया है, वो पैसा किस में चला जाता है? हमारा शेयर फॉरफिटेड अमाउंट में चला जाता है। तो इसमें 20 शेयर थे, 20 इसने फॉरफिटेड किए, इसमें से हमें मिल गए कितने? 6 रुपए के हिसाब से मिल गए। तो टोटल रुपए कितना मिल गया? 1200 रुपए मिल गया। ठीक है। अब इसमें से क्या किया, तो हमारा शेयर फॉरफिटेड में कितना अमाउंट चला गया? 1200 रुपए।
अब इसमें से 8 अंश हरि को 5.5 रुपए प्रति अंश चुकता करने पर प्रदत्त अंश के रूप में पुनर्निर्मित कर दिए गए अंशों का अपहरण खाते में देखिए, सॉरी ये 1200 नहीं है, ये अमाउंट रहेगा 120 रुपए। ठीक है, ये अमाउंट हमारा रहेगा 120 रुपए। अब इसमें से 8 अंश इश्यू कर दिए, तो देखो 8 इश्यू किए हैं, उसमें से कितने में से 20 में से, और हमें शेयर फॉर पीरियड से कितना अमाउंट मिला था 120, हमारा 48 रुपए का क्या हो गया शेयर फॉर पीरियड के इसके एवज में आए हैं, 8 अंश के एवज में हमें मिल गए हैं। तो हमें कैसे सोल्व करना पड़ेगा, हमें सोल्व करना पड़ेगा, मैं शॉर्टकट बता देता हूं कि 120 रुपए हमारे मिल गए थे, उसमें से 8 को पुनर्निर्गमित कर दिया है, तो बचे कितने हैं शेयर हमारे पास में 12 शेयर बचे हैं। तो 120 रुपए का 12 के एवज में मीन्स 12 के एवज में कितना रुपए है 72 रुपीज हमारे शेयर फॉर पीरियड अकाउंट में पड़ा रहेगा। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि हम लोगों ने 48 रुपए का हम लोगों ने नीचे देखा था कि 8 शेयर हम लोगों ने इश्यू किया है, तो बच गए कितने 12, तो 8 पे हमारा 48 रुपए आया था, तो 120 में से हम लोग 48 रुपए को लेस करते तो भी हमारा कितना आता था 72। और ये शॉर्टकट ये रहा कि आपका जितना शेयर बच गया इश्यू होने से डायरेक्ट उस पे निकाल दो कि 120 रुपए तो हमारा था शेयर फॉरफिटेड में अकाउंट में, और कितना हमारा इश्यू होना बच गया, मतलब जितना हम लोगों ने इश्यू नहीं किया वही शेयर फॉरफिटेड में पड़ा रहेगा, तो 12 शेयर नहीं किया, और 120 रुपए कितने शेयर पे मिला था हमें 20 शेयर पे मिला था, तो 12 शेयर पे हमें कितना हमारे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा रह गया 72। और दूसरे तरीके से तो मैंने पहले बताया कि पहले एक काम करो, जितना आप लोगों ने रीइश्यू कर दिया उसका अमाउंट निकाल दो, तो वो अमाउंट हमें शेयर फॉर पीरियड अकाउंट में नहीं रख सकते 48 रुपीज, 120 टोटल शेयर फॉर पीरियड में थे, उसमें से 48 रुपीज का हमारा हम लोगों ने रीइश्यू कर दिया, तो बचता कितना है शेयर फॉर पीरियड अकाउंट में 72 रुपीज बचता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देख लेते हैं। 725 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कोषों का स्रोत है, मींस सोर्स ऑफ फंड कौन सा है। सोर्स ऑफ फंड देखो हम लोग देखेंगे कि यदि रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म ये सोर्स ऑफ फंड है क्या, नहीं, ये तो हम लोग पे कर रहे हैं, हम लोग रीपे कर रहे हैं, मींस एप्लीकेशन ऑफ फंड है, मींस हमारे फंड में से पैसा कम होने वाला है, तो ये तो सोर्स ऑफ फंड नहीं हुआ, ये तो हमारे जेब से पैसा जाने वाला है, तो ये नहीं है। इंक्रीज इन क्रेडिट सेल्स, अब क्रेडिट सेल्स करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा डेटर बढ़ने वाला है, हमारे पास में फंड का इंक्रीज नहीं होगा, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाता है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में यदि इंक्रीज होता है तो वो भी हमारा सोर्स ऑफ फंड नहीं हो सकता, इससे भी सोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यदि हम लोग शेयर इश्यू करेंगे तो फंड मिलेगा, हमें पैसा आएगा, तो सोर्स ऑफ फंड हमारे न्यू शेयर इश्यू करते हैं वो भी होते हैं, हम कोई डिबेंचर इश्यू करते हैं वो भी होते हैं, तो ऐसे फंड जिससे हम इश्यू करके पैसा हमें मिलता है उसको हम लोग बोलेंगे सोर्स ऑफ फंड। तो सोर्स ऑफ फंड में क्या आएगा हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, ये दोनों ही हमारे लिए क्या हो गया सोर्स ऑफ फंड। तो आप लोग ध्यान रखना, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन है या लोन कोई भी आप लोगों ने रीपे किया तो आपका सोर्स ऑफ फंड नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपका तो फंड गया है, ना कि आपका ये तो एप्लीकेशन है आपका। अब 726 क्या बोलता है कि चिट्ठे के बनाने में कंजर्वेशन व्हेन अप्लाइड टू ए बैलेंस शीट रिजल्ट इन, मींस कंजर्वेटिव कब हम लोग बनाते हैं, देखो बैलेंस शीट बनाते टाइम पे हम लोग ध्यान रखते हैं कि जितने भी हमें कोई लॉस होने वाला है या कोई फ्यूचर का एक्सपेंस होने वाला है उन सबको हम लोग बुक कर लेते हैं। इसको हम लोग रूढ़िवादी परंपरा भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रूढ़िवादी परंपरा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमें फ्यूचर का लाभ है उसको तो हम लोग बैलेंस शीट में नहीं लेके आएंगे, उसको तो हम लोग फाइनेंशियल डेटा में जब तक वो लाभ नहीं हो जाता तब तक हम लोग बुक नहीं करेंगे, लेकिन जो एक्सपेंस है या कोई लॉस है उसको हम लोग प्रोविजन बना लेंगे उसका। तो कौन कौन सी चीज हो गए, तो इसमें से कौन सा है, देखो इसमें लिया है कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट,
कोई हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है कि ओवर स्टेटमेंट कर लिया तो नहीं, तो इसको कैंसिल। फिर और स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी, इसको भी कैंसिल। लेकिन संपत्तियों का न्यून मूल्यन मीन्स अंडर वैल्यूशन कर लेना, मीन्स उसका प्रोविजन बना लेना, उसका जैसे डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बना लिया, प्रोविजन फॉर डेटर्स बना लिया, ये सब हम लोगों के लिए एक रूढ़िवादी परंपरा के कंजर्वेटिव के हिसाब से हमें बुक करना रहता है। तो क्या क्या है देखो, अनुदारवादी प्रथा या रूढ़िवादिता परंपरा इस सिद्धांत के अनुसार लाभों की अपेक्षा न करे, मीन्स लाभों को बुक नहीं करे जो कि मैंने बताया है, परंतु सभी संभावित हानियों की व्यवस्था कर ले। देखो क्या होता है, आप लोग जैसे घर में भी रहते हो तो क्या होता है, आपको पता रहता है कि नहीं मेरे को ना ये प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, उस चीज को हम लोग बोलेंगे नहीं यार इसको पकड़ के नहीं चलते, क्योंकि हमें फ्यूचर में कोई बड़ा एक्सपेंस करना है तो जो हमें लाभ होता है उसका हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे कि क्या पता हो नहीं हो। लेकिन यदि मेरे को पता है कि मेरा गाड़ी है उसका मेरे को इंश्योरेंस करवाना है, तो वो चीज के लिए मैं पकड़ के चलूंगा यार ये तो इंश्योरेंस कराना है। या फिर मैं देखूंगा कि मेरे को यार गाड़ी तो बेचना है लेकिन 1 साल बाद में बेचेंगे तो उसका इतना सा कम वैल्यू मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा उस गाड़ी को कौन से वैल्यू पे लेके आऊंगा जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है, जो कि मेरे को कम होके मिलने वाला है, ना कि मैं उसको ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगा। कल को नहीं मिला तो मेरा तो पूरा फंड एस्टिमेशन ही खराब हो जाएगा। तो वो चीजें आपकी कंपनी में भी अप्लाई होता है, उसको हम लोग रूढ़िवादिता परंपरा बोला जाता है, जो कि हमारे पूर्वज लोग करते थे कि ध्यान रखते थे जैसे बारिश वारिश आ गया तो इतना इतना अनाज हमारे पास में रहना चाहिए तो पूरा साल हमारा खाने पीने का इंतजाम हो जाए। वो लोग ये नहीं देखते थे कि बहुत ज्यादा अनाज हो गया तो पूरा घर में जितना भी वो सारा निकाल दो, वो ऐसा नहीं सोचते थे। तो ये रूढ़िवादी परंपरा हम लोग बोलेंगे। तो इसमें क्या क्या है कि देखो कि डेप्रिसिएशन का हम आप लोगों को प्रोविजन बना लेना है, आपको सरेंडर वैल्यू है उस पे दिखाना है इंश्योरेंस प्रीमियम को, और स्टॉक का है कौन सी वैल्यू पे दिखाते हैं हम लोग, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, उस पे कौन से बेसिस पे दिखाते हैं, कंजर्वेटिव बेसिस पे ही दिखाते हैं। कि हम लोग सपोज करो कि कोई स्टॉक पड़ा है हमारे पास में, जैसे मैं रिस्ट वॉच का बिजनेस करता हूँ, वो वॉच पड़ी है मेरे पास में, उसका कॉस्ट तो था 80 रुपीज और उसका मार्केट वैल्यू है 100। तो मैं क्या बोलूंगा कि बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट दिखाऊं, मैं 100 पे दिखाऊं क्या, नहीं, हम लोगों को कौन सा दिखाना चाहिए 80, जो इन दोनों में से कम है। अब सपोज करो कि 80 रुपीज का मैंने परचेज किया था लेकिन आज के दिन उसका वैल्यू 60 है, तो मेरे को बैलेंस शीट में कौन सा दिखाना चाहिए, 60 दिखाना चाहिए, जो दोनों में से कम हो, मींस जो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जो दोनों में से लोअर हो उसको ही हमें बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए। ये कौन से रूढ़िवादिता परंपरा के अकॉर्डिंग, अनुदारवादी परंपरा ऐसे कुछ भी है हिंदी में दूसरा वर्डिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि यदि 100 रुपए के मूल्य का शेयर 5 रुपए बट्टे पर निर्गमित किया जाता है जिस पर पूर्ण राशि मांगी जा चुकी है। अब ध्यान देना 100 रुपए का शेयर था, उसको 5 रुपए पे मतलब 95 रुपए पे उसको इश्यू किया गया, जिस पर पूर्ण राशि मांगी चुकी है, मतलब सारी जितना भी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल पूरा कॉल्ड कर लिया गया, सारा मांग लिया गया है। अब उसमें क्या क्या बोला है, 20 रुपए अंतिम मांग के भुगतान न करने पर जब्त की कर लिया गया तो अंश पूंजी खाते को डेबिट कितने से किया जाएगा। अभी इसमें क्या बोला है कि 100 रुपए का शेयर था, 5 रुपए का डिस्काउंट दिया है इस पे, मतलब 95 रुपीज पे उसको इश्यू किया। इसमें से सारा जितना भी कॉल था फर्स्ट सेकंड कॉल वो मांग लिया गया, लेकिन कौन सा जो लास्ट कॉल था और कॉल की राशि कितनी थी, मीन्स अंतिम मांग की राशि कितनी थी, 20 रुपए पर शेयर, वो सामने वाले शेयर होल्डर ने नहीं चुकाई तो कंपनी ने क्या किया, सारे शेयर को जब्त कर लिया, मीन्स फॉरफिटेड कर लिया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जब्त कर लेना ही बोल दिया जाता है। तो इसमें से हमें क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी का हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, तो इसमें जितना पैसा हम लोगों ने क्रेडिट किया था
उसको तो हम कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट। तो हम लोगों ने जब इश्यू किया था तो कितना क्रेडिट किया था, 100 रुपीज, तो हम लोगों ने 100 रुपीज डेबिट कर दिया, जस्ट रिवर्स। फिर उसने बोला कि 5 रुपए आपका क्या हो गया, डिस्काउंट, आपने इसको डेबिट किया था इश्यू करते टाइम पे, तो इसको क्रेडिट कर दो, रिवर्स कर दो इसको, 5 रुपए हम लोगों ने रिवर्स कर दिया। इसमें से हम लोगों का कितना अमाउंट है जो कि अनपेड रह गया, 20 रुपए हमारा अनपेड रह गया। तो 100 में से 5 रुपए जो डिस्काउंट था उसको लेस कर दिया, 20 रुपए हमारा अनपेड था उसको लेस कर दिया, तो शेयर फॉरफिटेड में कितना जाएगा, 75 रुपीज जाएगा। तो आपको यदि ये पूछा जाए कि इक्विटी शेयर कैपिटल को कितने से आप लोग डेबिट करोगे, तो कितने से करोगे, जितना राशि इश्यू के टाइम पे आपने क्रेडिट किया था वही आप डेबिट करने वाले हो। तो कितने से आपने क्रेडिट किया होगा शेयर कैपिटल को, 100 रुपीज से, तो उसको उससे ही आपको डेबिट करना पड़ेगा। ये पूरा एंट्री केवल समझाने के पर्पज से है कि आपका शेयर जब फॉरफिटेड कर लिया जाता है तो उसका एंट्री कैसे होता है। उसका एंट्री ऐसे ही होता है कि आपका, सपोज करो ये प्रीमियम पे होता, तो प्रीमियम पे होता तो आपने इश्यू करते टाइम पे प्रीमियम को क्रेडिट किया होता, उसको कर देते आप डेबिट में, और अनकॉल जितना आपने अनपेड अमाउंट है उसको आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, और जितना भी आपको मिल गया है, कंपनी को मिल गया है, वो किस में चला जाता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 आपका बोल रहा है कि प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैन बी यूज फॉर, मतलब किसके लिए यूज कर सकते हैं, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी शेयर को इश्यू करती है प्रीमियम पे, जब प्रीमियम का अमाउंट मिलता है कंपनी को, तो उसको किस किस चीज में यूज कर सकते हैं। तो देखो किस चीज में नहीं कर सकते, सबसे पहले तो वो हम लोग देख लेंगे कि हम लोग किस में नहीं कर सकते उसको, पेमेंट ऑफ डिविडेंड में नहीं कर सकते। सबसे मेन बाउंडेशन किस पे है कि आप कोई डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर सकते। शेयर सिक्योरिटीज से प्रीमियम आपको यदि मिला है, कंपनी को मिला है, तो उससे आप लाभांश पे नहीं कर सकते। दूसरा, आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड नहीं कर सकते। आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कर सकते हो, मतलब प्रारंभिक खर्चे होते हैं वो आप शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम से डेबिट कर सकते हो, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं कर सकते। और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं कर सकते, लेकिन जब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करते हैं और उस पे यदि कोई प्रीमियम दिया जाता है तो उस लॉस को हम लोग डेबिट कर सकते, किससे, शेयर सिक्योरिटी से, लेकिन डिवेंचर को रिडीम नहीं कर सकते शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम से। ठीक है, तो ये थोड़ा फर्क ध्यान रखना कि आप जैसे डिवेंचर इश्यू करते हो तो उस पर यदि आपने डिस्काउंट दिया है तो वो डिस्काउंट का अमाउंट आप शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम से डेबिट कर सकते हो, या फिर आपने रिडम्पशन करते टाइम पे यदि डिवेंचर होल्डर को आपने प्रीमियम दिया है तो वो लॉस को भी आप शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम से आप डेबिट कर सकते हो, लेकिन रिडम्पशन नहीं कर सकते। तो आप इस 4 ऑप्शन में से क्या क्या कर सकते हो, फिर बोनस शेयर इश्यू कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, बोनस शेयर इश्यू कर सकते हो। तो मैंने बताया क्या नहीं कर सकते आप देखो, शेयर डिवेंचर को रिडीम नहीं कर सकते। दूसरा, आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस को डेबिट नहीं कर सकते। आप एक्सपेंस को डेबिट कर सकते हो, लेकिन कौन से को, प्रारंभिक खर्चे को डेबिट कर सकते हो, जो कि आपका कैपिटल एक्सपेंस होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, रेवेन्यू खर्चे को आप, परिचालन एक्सपेंस को आप कभी भी डेबिट नहीं कर सकते। ठीक है, और डिविडेंड का आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। आपके आगे के क्वेश्चन में काफी टाइम पूछा जाएगा कि आप डिविडेंड का पे कर सकते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा नहीं कर सकते। और इसमें से क्या क्या कर सकते हो, देखो इसमें दे दिया कि आप क्या कर सकते हो, बोनस शेयर इश्यू कर सकते हो। यदि प्रेफरेंस शेयर है उसके रिडेम्पशन पे आपने कोई प्रीमियम पे किया है तो वो भी कर सकते हो। और आप प्रारंभिक खर्चे को अपलिखित कर सकते हो, मीन्स राइट ऑफ कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 29, इन केस ऑफ ए कंपनी बाई बैक इज रिलेटेड टू, मतलब वापसी खरीद का संबंध किससे होता है। अभी देखो, वापसी खरीद किसका किया जा सकता है, डिवेंचर का वापसी खरीद नहीं होता है, उसका रिडेम्पशन होता है।
ठीक है। चेक है, चेक से भी क्या मतलब, प्रोस्पेक्टस है उससे भी क्या मतलब, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? इसमें तो बहुत इजी है, आपका ऑप्शन नंबर बी है कि जो इक्विटी शेयर हो रहते हैं उसको आप लोग बाई बैक कर सकते हो। एक कंपनी वापसी खरीद का संबंध अंशों से होता है, शेयर से ही होता है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 730 है कि बोनस शेयर कैन बी इश्यूड आउट ऑफ, मतलब किससे इश्यू किया जा सकता है बोनस शेयर? अब आपको देखना पड़ेगा कि बोनस शेयर हम लोगों ने पहले भी देखा था कि आपके पास में कोई फ्री रिजर्व है उनसे सबसे आप कर सकते हो। तो क्या क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ गया था, पहले भी कवर कर लिया हम लोगों ने। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट मतलब सॉरी क्रेडिट बैलेंस से कर सकते हो, जो भी बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ा रहता है उससे कर सकते हो आप। शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हो आप, कैपिटल रिजर्व से कर सकते हो। तो देखो इसमें लिखा हुआ बोनस अंशों का निर्गमन लाभ हानि खाते के शेष से, जनरल रिजर्व से, शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से, या फिर कोई भी तरह का कोई कैपिटल रिजर्व है उससे भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 731 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसका स्वामित्व मात्र सुपुर्दगी से हस्तांतरित हो जाता है? कौन सी ऐसी चीज है जिसके केवल ट्रांसफर मात्र से, डिलीवरी मात्र से उसका ट्रांसफर हो जाता है? तो हम लोग देखेंगे, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है हमारे पास में ऑप्शन। हमारे आप पास में ऑप्शन है कि इक्विटी शेयर शेयर से, या फिर शेयर वारंट से, या फिर डिबेंचर से। देखो डिबेंचर में भी केवल डिलीवरी करने मात्र से नहीं होता, उसका पूरा प्रोसेस, उसको मतलब उससे पैसा लेना देना जो भी रहता है वो सब करना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर का भी सेम ही रहता है, लेकिन शेयर वारंट, इक्विटी शेयर का भी वही रहता है, लेकिन शेयर वारंट ऐसा रहता है कि केवल किसी शेयर होल्डर को दे दिया मात्र से उसका ट्रांसफर मान लिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 732 कि बोनस किसको इश्यू किया जाता है? तो बोनस आपका किसको इश्यू किया जाता है? एक कंपनी बोनस का भुगतान केवल लाभों में से ही कर सकती है। हम लोगों ने देखा कि जो भी जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, इन सबसे किया जा सकता है। लेकिन नगद या अंश के किसी भी प्रकार में भी कर सकती है। भुगतान किसमें कर सकती है? तो एक कंपनी बोनस का भुगतान केवल लाभों में से ही कर सकती है। इसका भुगतान नगद, वो कैश में भी दे सकती है बोनस, या फिर कैसे कर सकती है, कोई शेयर इश्यू करके भी कर सकती है, जो कि ज्यादातर देखा जाता है कि शेयर इश्यू करके ही, एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर रहते हैं उनको शेयर इश्यू करके ही किया जाता है। अब स्वामित्व के स्वतः में कमी होती है, किससे होता है? डिबेंचर के रिडम्पशन में होता है। स्वामित्व कौन होता है? देखो स्वामित्व इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। कंपनी के जो ओनर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। तो क्या रिडम्पशन और डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, उसके स्वामित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करेंगे तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। कोई बिल्डिंग परचेज कर लिया तो उससे करने वाला है क्या? नहीं। तो किससे फर्क पड़ेगा? केवल बोनस शेयर से, क्योंकि बोनस शेयर से क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स का बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं। उससे ना तो कोई इनफ्लो होता है, मींस ना तो पैसा आता है ना जाता है, केवल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर ए, स्वामित्व के स्वतः में कमी उस समय आती है जब समता अंशों की संख्या में वृद्धि होती है। इस प्रकार यदि किसी कंपनी द्वारा बोनस अंशों का निर्गमन किया जाए तो अंशों की संख्या में वृद्धि के कारण विद्यमान स्वामित्व के स्वतः में कमी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है। 734 नंबर क्वेश्चन है, इसमें असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है? अंश प्रीमियम का उपयोग कंपनी अधिनियम की धारा 78 के प्रावधानों से बाहर नहीं किया जा सकता। करेक्ट है बात। अंश प्रीमियम एक पूंजी प्राप्ति है। अंश प्रीमियम क्या है? एक पूंजी प्राप्ति है। ये भी दोनों सही लग रहे हैं। तो क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? कि दोनों सही है, ए एंड बी दोनों सही है, लेकिन आर है ना, रीजन है ना, उसका असर्शन का सही से स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। मींस ए बोल रहा है
कि आपके ना 78 के जो अंडर सेक्शन 78 है उससे बाहर जाके आप नहीं कर सकते, जो भी उसका रहेगा उससे बाहर नहीं कर सकते। ये 78 ये भी ध्यान रखना, 78 आपका कौन से में था, धारा 78 कब था, जब कंपनी एक्ट 1956 लगता था। अभी कंपनी एक्ट कौन सा आ गया, 2013 आ गया। ठीक है, तो इसमें यही दिया हुआ है कि, और दूसरा ये बोला हुआ है कि शेयर प्रीमियम एक कैपिटल रिसीट है। हाँ कैपिटल रिसीट है, ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है, तो दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो सही से उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो बी नंबर ऑप्शन हमें करेक्ट करना पड़ेगा कि अंश प्रीमियम कंपनी अधिनियम 1956 को की बजाय आप पढ़ो इसको। अभी क्वेश्चन आएगा तो क्या बोला जाएगा, कंपनी एक्ट 2013 जिसकी धारा कौन सी 52/2 के अनुसार केवल बोनस अंश जारी करने, प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित करने, जो कि हम लोगों ने देखा था, शेयर और ऋण पत्रों को जारी करने पर दिए गए कमीशन तथा प्रीमियम के भुगतान करने में काम लिए जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 735 कि अंडर राइटिंग कमीशन इज पेएबल ऑन द फॉलोइंग बेसिस, कौन से बेसिस पे ये पेएबल होता है। कभी भी देखो अंडर राइटिंग कमीशन है वो इश्यू प्राइस पे दिया जाता है, और ये कैसे दिया जाता है कि आपका दिया जाता है कि जो शेयर्स होते हैं उस पे 5% और डिबेंचर होते हैं उस पे 2.5%। तो देखो अभी वो अपन कमीशन अंशों के निर्गमन मूल्य या प्रदत्त मूल्य, मतलब यदि इश्यू प्राइस और हमारा पेड अप कैपिटल अलग होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, पेड अप वैल्यू पे, लेकिन ये सेम ही होता है, ये ध्यान रखना। तो आप लोग बोल सकते हो इश्यूड प्राइस या फिर पेड अप वैल्यू पर अंडर राइटिंग कमीशन दिया जाता है, और उसका रेट ऑफ जो कमीशन क्या रहता है 5%, और डिबेंचर होता तो क्या होता 2.5%। अब ये बोला गया है कि अग्रिम याचना खाते को पृथक रूप से दर्शाया जाता है। अग्रिम याचना मीन्स कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस हमारे लिए क्या हो गया, कॉल इन एडवांस हमारे लिए हो गया लायबिलिटी हो गया। तो कहाँ पे दिखाएंगे हम लोग, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। जब अंशधारी द्वारा अंशों के आवंटन व याचना पर देय राशि को समय से पूर्व भुगतान कर दिया जाता है तो इसके लिए अग्रिम खाता खोला जाता है। भाई यदि शेयर होल्डर ने कंपनी के मांगने से पहले ही पैसा पे कर दिया, मतलब कॉल जो फर्स्ट या सेकंड कॉल होती है उसको मांगने से पहले ही पे कर दिया, तो कंपनी क्या करेगी, एक कॉल इन एडवांस का अकाउंट ओपन करेगी और उसमें उसका पैसे को दिखाएगी कि भाई फला फला शेयर होल्डर से हमें इतना इतना पैसा मिला है, जो कि कंपनी के लिए क्या हो गया, अभी के दिन हमारा कंपनी के पास में ये लायबिलिटी हो गया। और यदि कॉल इन एरियर रहता तो वो क्या होता, कंपनी के लिए असेट होता। अंशों के कितने प्रकार होते हैं, देखो अंशों के दो ही प्रकार होते हैं। हाँ आप लोग बोलोगे प्रेफरेंस शेयर के फिर 7-8 और टाइप होते हैं, लेकिन उसको भूल जाओ। आपके शेयर के बोले तो दो ही होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। भले ही उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर के 8 टाइप 4 होते हैं, लेकिन उसको टाइप्स ऑफ शेयर में नहीं बोला जाएगा, उसको टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में बोला जाएगा। मतलब जब ये पूछा जाए प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स कितने होते, कितने प्रकार होते, तो आप लोग बोलोगे 8। लेकिन यदि आप लोगों को बोला जाए कि शेयर के कितने प्रकार होते हैं तो आप बोलोगे दो ही प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अब क्वेश्चन नंबर 738 कि प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैन बी यूटिलाइज फॉर, हम लोगों ने देखा था कि प्रीमियम का आप लोग कहां कहां पे यूज कर सकते हो। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते, प्रारंभिक एक्सपेंस होते हैं, उनको आप राइट ऑफ कर लो। आप उसके अंदर से कहाँ पे गया, हाँ अच्छा ऑप्शन अलग अलग है तो इसके अकॉर्डिंग हमें रिप्लाई करना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि ख्याति के अपलेखन में डिस्ट्रीब्यूट, ये तो एकदम से रॉन्ग है। सबसे पहले ये दिमाग में घुसा लेना कि एक तो ऑपरेटिंग टाइप का एक्सपेंस और एक आपका कौन सा डिविडेंड, ये कभी भी शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट से राइट ऑफ या डेबिट नहीं किया जाता है, ये कभी भी उसमें से नहीं दिया जाएगा, डिविडेंड भी नहीं दिया जाएगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी नहीं दिया जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या है, हानियों को अपलिखित करने में, राइटिंग ऑफ लॉस
या फिर ये बोल रहा है कि पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों, देखो बोनस शेयर आप लोग इश्यू कर सकते हो। आपने अभी 2-3 क्वेश्चन ऐसे पढ़ लिए हैं कि उसमें था, तो आप ना गुडविल का कर सकते हो और दूसरा पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर को आप लोग इश्यू कर सकते हो शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब आप लोग बोलोगे राइटिंग ऑफ लॉसेज क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है कि ये कैपिटल लॉस है या कौन सा टाइप का लॉस है। मतलब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस टाइप का कोई लॉस था तो आप कर सकते थे, लेकिन ये आपका रेवेन्यू टाइप का लॉस है तो इसको आप नहीं कर सकते। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एंड डी आप लोग पढ़ लो। कंपनी अधिनियम 2013 52 के अनुसार अंशों के निर्गमन और प्राप्त प्रीमियम की प्रयोग पूर्ण प्रदत्त, ये भी पूर्ण प्रदत्त होना चाहिए, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर होना चाहिए, इसका निर्गमन इश्यू कर सकते हो। साथ में कोई यदि गुडविल है तो उसको भी आप राइट ऑफ इससे कर सकते हो। ऋण पत्रों के निर्गमन पे दिए जाने वाली कटौती को अपलिखित किया जा सकता है, या फिर उसको यदि ऋण पत्र है उसमें आप लोगों ने प्रीमियम पे किया है तो भी आप उससे डेबिट कर सकते हो शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम से, लेकिन ऋण पत्रों का शोधन नहीं कर सकते। मतलब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट से नहीं कर सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 739 है कि बोनस अंश निर्गमित नहीं किए जा सकते। अभी देखो ये तो बार बार में वही क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो फ्री रिजर्व रहते हैं उससे आप बोनस शेयर इश्यू कर सकते हो, फुली पेड अप बोनस शेयर इश्यू कर सकते हो। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस से आप कर सकते हो, तो करेक्ट है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से कर सकते हो, या कोई कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है या कैपिटल रिजर्व, उससे भी कर सकते हो। जनरल रिजर्व से आप कर सकते हो, लेकिन आप डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड से आप नहीं कर सकते। तो किससे नहीं कर सकते? डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड से आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 740 है आपका, कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अंश प्रीमियम के प्रयोग के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं? जो कि हम लोग बार बार देख रहे हैं कि आपका यदि कंपनी एक्ट 1956 है तो 78, और यदि आपका कंपनी एक्ट 2013, अभी देखो न्यू क्वेश्चन में कौन सा आएगा, कंपनी एक्ट 2013 और 52 सबसेक्शन 2। अब इसमें क्या दिया हुआ था? केवल 52 दिया था, लेकिन इसमें सबसेक्शन 2 और दिया रहता तो हम लोग ऑप्शन ए को करेक्ट बोलते, और इसमें किधर भी नहीं लिखा हुआ भाई कि कौन सी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम लोगों को उस टाइम पे कंफ्यूजन हो जाता यदि यहाँ पे 2 होता तो, यहाँ पे 2 होता तो, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो हमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, और हम लोग डायरेक्ट किसको कर देंगे? 78 को कर देंगे, और नए क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा 52 ब्रैकेट में 2 दिया जाएगा, मतलब 52 धारा और सबसेक्शन कौन सा आ गया? हमारा 2 आ जाता है। तो क्वेश्चन 30 तक कर लिया हम लोगों ने, 710 से स्टार्ट किया था, 740 तक हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखोगे 741 से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ये वीडियो आपके फ्री टाइम में नहीं सुन के, आप जब भी कोई काम कर रहे हो, जैसे गृहिणी है तो आप अपना किचन का काम कर रहे हो या फिर इधर उधर घूम रहे हो, आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, उस टाइम पे आप सुनो, क्योंकि इसमें आपका टाइम भी नहीं जाएगा और आपके क्वेश्चन भी पूरे सोल्व हो जाएंगे। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, मेरे हिसाब से इससे बेस्ट वे नहीं हो सकता था, और फिर भी मैं ट्राई करूंगा आपका बेस्ट से बेस्ट वे देने, क्योंकि ये सारे अपने क्या होता है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन थे, कोई सॉल्व करने का कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। और यूजीसी नेट या कंपटीशन एग्जाम जो भी हम लोग बोले उनमें सारे में न्यूमेरिकल कम आते हैं, थियोरेटिकल पोर्शन ज्यादा आता है, जिससे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बिना कैलकुलेटर के आप उसको सोल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन कम दिया जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन क्वेश्चन दिया जाएगा, कैलकुलेशन यदि उसमें होगा तो एक तो आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो वो तो फिर एग्जाम जो ले रहा है एनटीए उस पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि आपने जो टाइम दिया था उसके अंदर आपका क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है करना। तो इसके लिए यूजीसी या कंपटीशन एग्जाम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम दिया जाता है, आपका केवल कॉन्सेप्ट टेस्ट किया जाता है। तो हम लोगों ने अभी 31 क्वेश्चन देखे हैं, उसमें कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाता है आपका। सो आप इनको अच्छे से देखिए, 2 बार देख लीजिए आप,
आपके पास में कम से कम 25 to 30 डेज है। आपका एग्जाम कभी भी 7 जुलाई से पहले मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है। हो सकता है कि इसमें 3-4 दिन पहले या फिर 8-10 दिन बाद में आप बोल सकते हो कि सेकंड हाफ में हो जाए, या लास्ट ऑफ जुलाई, जैसे भी है। लेकिन मेरे हिसाब से 7 के बाद में ही होने वाला है। तो आपके पास में मोर सफिशिएंट टाइम है। आप बहुत अच्छे से आपका कॉमर्स का नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हो। और मैं आपको अभी बोलूंगा, आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट उठा के देखो। आप जितने क्वेश्चंस में एमसीक्यू करवा रहा हूँ वो सारे देख लोगे तो आपके वैसे ही 80% तक कवर हो जाएंगे। और यदि आपने 80% को बहुत अच्छे से देख लिया तो आप यकीन मानिए आपका नेट जेआरएफ क्लियर होगा, 100% होगा। सो थैंक यू वेरी मच इतना टाइम सुनने के लिए, और बने रहिए ऐसे ही। और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जल्दी मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ। और आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आपको मेरा जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ आपके पास में बहुत जल्दी आ जाए। और मैं आपको बता दूं, आपका कॉमर्स का पूरे 10 यूनिट्स और आपके जो जर्नल पेपर रहता है फर्स्ट, उसके भी पूरे 10 नहीं, लेकिन जो जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसके मैं नहीं डालूंगा। जो जिसका मतलब बोलते हैं रटन विद्या होता है उसका मैं नहीं डालूंगा। लेकिन जो 6 to 7 यूनिट्स है, जैसे आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग हो गया, आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, आपका डीआई हो गया, कम्युनिकेशन स्किल है। मैं आपको बोलूं, आप ना कम्युनिकेशन स्किल, डीआई, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और आईसीटी, ये, और आपका पैराग्राफ राइटिंग, ये 6 यूनिट्स है। इसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिए क्योंकि ये 30 क्वेश्चंस इनमें से कवर होते हैं। उसमें से आप यकीन मानिए 25 आप करेक्ट कर लोगे तो 25 तो करेक्ट हो जाता है इसमें से, और 4 यूनिट आपकी बचती है। उसमें आप लॉजिकली भी देखोगे ना, थोड़ा 1 या 2 बार भी आपका रीडिंग होगा ना, तो डेफिनेटली आपका 40 to 50% तक आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। मींस आपके जो 20 क्वेश्चन है उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे करके आपके 25 + 10 ऐसे करके 35 क्वेश्चन तक आपका क्वेश्चन करेक्ट होने का वे है ये। और आप यदि उन सब में पूरा ध्यान दोगे तो आपके, मैं बोलता हूँ 30 क्वेश्चन भी आपके करेक्ट नहीं होंगे। आप इस वे से चलिए, जो 6 यूनिट मैंने बताया वो सारा बहुत अच्छे से कीजिए, आपका ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करेक्ट होंगे। और जो 4 यूनिट है उसको केवल 1 या 2 बार रीडिंग कर लीजिए, आपका 8 से 10 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो थोड़ा लॉजिकली भी सोचना पड़ता है आपको। आप स्टडी कर रहे हो तो इस इन्वायरमेंट को भी आप समझ सकते हो, तो आपका क्वेश्चन हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। थोड़ा आप अपने पे विश्वास रखिए, आपसे बड़ा कोई नहीं है, केवल आप पे विश्वास रखिए। आपका नेट जेआरएफ 100% क्लियर होगा और इन्हीं 20-25 दिन की स्टडी में हो जाएगा। तो आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।